नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे जम्मू वायु सेना स्टेशन पर यूएवी द्वारा आतंकी हमला, पाकिस्तान का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बने रहना, एलजीबीटी समुदाय को न्याय, ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में माफी का प्रश्न और प्रधानमंत्री की कश्मीर के नेताओं से बैठक। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसकी उत्तर संरचना भी हम आपको प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसके साथ ही हम पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख को भी चर्चा करेंगे, जिसका संबंध भी जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से ही है। यह दोनों आलेख केंद्रित हैं जम्मू के वायु सेना स्टेशन पर यूएवी द्वारा संभावित आतंकी हमले से। हाल ही में भारतीय वायु सेना के जम्मू स्टेशन पर एक संदिग्ध ड्रोन हमला देखा गया, जिसमें आईएएफ जम्मू स्टेशन पर दोहरे विस्फोटों में 2 कर्मी घायल हुए। जम्मू के इस एयरफोर्स स्टेशन के द्वारा एक तकनीकी एयरपोर्ट के रूप में कार्य किया जाता है, जहां पे वायु सेना से संबंधित विविध हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट से संबंधित एयरक्राफ्ट्स को उसमें रखा जाता है। इस प्रकार का भारतीय वायु सेना के जम्मू स्टेशन पर आतंकी हमला ड्रोन के माध्यम से देखा गया है। उसके संदर्भ में रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस प्रकार का जो ये हमला है वह वायु सेना स्टेशन पर एक कम दूरी वाले ड्रोन से किया गया है और यह इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से अब आतंकवादियों के द्वारा ड्रोन विमानों का प्रयोग किया जा रहा है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, और यह किस प्रकार से एक प्रकार के असम्मित या हाइब्रिड युद्ध के संदर्भ में नई चुनौतियों को खड़ा कर देता है। जब हम बात करते हैं असम्मित युद्ध की, तो यह एक ऐसे युद्ध को दर्शाता है जिसके तहत यह युद्ध ऐसे लड़ाकों के मध्य लड़ा जाता है जिनकी सापेक्ष सैन्य शक्ति काफी भिन्न होती है और साथ ही साथ उनकी लड़ने की रणनीति भी काफी भिन्न होती है। आमतौर पर असम्मित युद्ध ऐसे योद्धाओं के मध्य देखा जाता है जिसमें एक तरफ तो किसी देश से संबंधित स्थायी पेशेवर सेना होती है और दूसरी तरफ उसका सामना किसी प्रकार के विद्रोह या प्रतिरोध आंदोलन के साथ होता है, और इस रूप में यह राज्य द्वारा समर्थित सेना और एक विद्रोहियों के मध्य होने वाले युद्ध को दर्शाता है। यही कारण है कि असम्मित युद्ध को एक रूप में गुरिल्ला युद्ध और आतंकवाद के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। 21वीं शताब्दी में मुख्य रूप से सेनाओं द्वारा जिस प्रकार से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया गया है, उसकी तुलना में उनका प्रतिरोध करने वाले जो संगठन हैं, उन्होंने इस प्रकार के असम्मित युद्ध की रणनीति को अपनाया है, जिसे हम गोरिल्ला युद्ध के रूप में जानते हैं। 21वीं शताब्दी में हम इसके विविध प्रकार के उदाहरण देखते हैं, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य होने वाला युद्ध, इराक और सीरिया में लड़ाई की विविध रणनीतियों को भी इसी प्रकार के असम्मित युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार से वर्तमान में युद्ध की एक अन्य रणनीति को भी देखा जा सकता है, जिसे हम हाइब्रिड युद्ध के रूप में जानते हैं। हाइब्रिड युद्ध एक ऐसी सैन्य रणनीति है जो पारंपरिक युद्ध, अनियमित युद्ध और साइबर युद्ध आदि का मिश्रण होता है। यानी सम्मिश्रित युद्ध की एक ऐसी संकल्पना है जिसमें किसी से लड़ाई किए जाने के संदर्भ में विविध प्रकार के तरीकों को अपनाया जाता है। यानी इसमें पारंपरिक युद्ध प्रणाली के तहत आमने सामने की लड़ाई देखी जा सकती है, इसमें अनियमितता के आधार पर कभी कभी होने वाली लड़ाई देखी जा सकती है, और हाल के वर्षों में साइबर क्षेत्र में भी इस प्रकार के युद्ध के उदाहरण देखे गए हैं। और रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अब इसमें विविध आतंकी समूहों के द्वारा ड्रोन विमानों आदि का भी प्रयोग किया जाने लगा है, जो काफी चिंता का विषय है। हाल के वर्षों में विशेष रूप से यूएवी यानी ड्रोन वाहनों का प्रयोग पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों द्वारा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रग्स और हथियारों की डिलीवरी के लिए किया जाता रहा है, और अब इस प्रकार से जो विस्फोटक उपकरण और एक्सप्लोजिव डिवाइसेस आदि का प्रयोग किया जा रहा है, वह काफी चिंता का विषय है, जिसके निवारण के लिए हमें कार्य करना होगा।
यानी अब विविध प्रकार के युद्ध के तरीकों में ड्रग्स और हथियारों की डिलीवरी के साथ ही यूएवी के तहत हथियार बंद ड्रोन विमानों की भी संकल्पना उभर के आ रही है, जो काफी चिंता का विषय है। यदि हम इसके अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर गौर करें तो सबसे पहले हथियार बंद ड्रोन्स का प्रयोग इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन के द्वारा उत्तरी इराक और सीरिया में 2016 में किया गया था। उसके बाद सितंबर 2019 में सऊदी अरब के आरामको तेल क्षेत्र पर भी ड्रोन से ही हमला किया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन की 167 से अधिक घटनाएं देखी गई हैं और 2020 में भी ऐसी 77 घटनाएं देखी गई हैं। यदि हम बात करें ड्रोन की, तो ड्रोन एक ऐसा मानव रहित हवाई विमान है जिसे आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से एक ऐसा विमान होता है जिसमें मानव पायलट नहीं होता है और इस रूप में यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक मानव रहित विमान प्रणाली यानी यूएएस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का एक घटक होता है और इस सिस्टम में एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल के साथ ही एक ग्राउंड आधारित कंट्रोलर सिस्टम यानी नियंत्रक प्रणाली और यूएवी और कंट्रोलर सिस्टम दोनों के मध्य संचार की एक प्रणाली को शामिल किया जाता है। जब हम बात करते हैं ड्रोन की, तो ड्रोन को उड़ाए जाने के संदर्भ में अलग अलग प्रकार से संचालित किया जा सकता है। इसे या तो मानव के ऑपरेटर द्वारा रिमोट कंट्रोल के साथ संचालित किया जा सकता है या फिर इसको स्वायत्त रूप से भी उड़ाया जा सकता है, जो अपने ऊपर अवस्थित ऑन बोर्ड कंप्यूटर के द्वारा कार्य करता है। हाल के वर्षों में ड्रोन विमानों का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कि यह कठिन इलाकों या भीड़ भाड़ वाले शहरी परिदृश्यों में निगरानी में सहायता करता है। इसका प्रयोग आपदा प्रबंधन में सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए किया जा सकता है और कई देशों में तो यूएवी एम्बुलेंस को भी सफलतापूर्वक तैनात किया गया है। यूएवी का वर्गीकरण वजन के आधार पर भी किया जा सकता है, जिसमें 250 ग्राम से कम या उसके बराबर के मानव रहित विमान को नैनो मानव रहित विमान कहते हैं। 250 ग्राम से अधिक और 2 किलोग्राम से कम या उसके बराबर मानव रहित विमान को सूक्ष्म मानव रहित विमान कहा जाता है। 2 किलो से बड़ा और 25 किलो से कम के मानव रहित विमान को छोटा मानव रहित विमान कहा जाता है और 25 किलो से ज्यादा और 150 किलो से कम वाले मानव रहित विमान को मध्यम मानव रहित विमान के रूप में गणित किया जाता है। हाल के वर्षों में हम बड़े मानव रहित विमानों को भी देख रहे हैं जो 150 किलो से ज्यादा के होते हैं। हाल के वर्षों में जिस प्रकार से ड्रोन की महत्ता बढ़ी है, उसी के अनुपात में विविध प्रकार के नियामकीय संगठनों के द्वारा इसका विनियमन किए जाने के संदर्भ में भी प्रयास किए गए हैं, जिसके तहत ड्रोन का विनियमन किए जाने के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर स्पेस यानी वायु संचालन क्षेत्र को रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन में भी विभाजित किया है, जिसके तहत रेड जोन के तहत उड़ान की अनुमति नहीं दी जाती, येलो जोन के तहत नियंत्रित हवाई क्षेत्र का विकास किया जाता है और ग्रीन जोन के तहत स्वचालित रूप में अनुमति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2020 भी बनाए गए हैं, जो इसके संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, जो मानव रहित विमान प्रणालियों या ड्रोन के उत्पादन, आयात और व्यापार के साथ स्वामित्व और संचालन को भी विनियमित किए जाने का प्रयास करते हैं और इनके माध्यम से व्यवसायों के इसके उपयोग की रूपरेखा को भी बनाया गया है। इन नियमों के अनुसार इस बात को निर्धारित किया गया है कि ड्रोन को कौन बेच सकता है, ड्रोन का स्वामित्व या संचालन कौन कर सकता है। जैसे कि ड्रोन केवल अधिकृत संस्थाओं के द्वारा ही बेचा जा सकता है और इसका स्वामित्व और संचालन भी डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा अधिकृत निकायों द्वारा ही किया जा सकता है। साथ ही साथ ड्रोन उड़ाने के लिए परमिट भी ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है और इसके उड़ाने के बाद एक लॉग यानी रजिस्टर भी साझा किया जाता है ताकि इसकी क्षेत्र का हम पता लगा सकें। साथ ही साथ ये जो नियम बनाए गए हैं वह सभी मौजूदा ड्रोनों पर लागू होते हैं, जिसे हमें याद रखना चाहिए।
इसके तहत आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 250 ग्राम या उससे कम वजन वाले जो नैनो ड्रोन होते हैं वह बिना किसी पायलट संचालन के संचालित किए जा सकते हैं और इसके संदर्भ में यदि यूएवी प्रणाली का आपको संचालन करना है तो उसका बीमा कराना भी अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ मंत्रालय द्वारा नियम संख्या 36 और 38 में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि कोई भी मानव रहित विमान किसी प्रकार का पेलोड नहीं ले जाएगा, यानी वह अपने साथ कोई सामान भरकर नहीं ले जा सकता है जब तक कि डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इस संदर्भ में अनुमति नहीं दी जाती है। ड्रोन का मालिक कौन हो सकता है, कौन इसका उपयोग कर सकता है, उसके संदर्भ में आयु का भी निर्धारण किया गया है, जिसके तहत ड्रोन का स्वामित्व किए जाने के संदर्भ में आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और यदि किसी कंपनी के द्वारा इसका स्वामित्व किया जा रहा है तो उसके व्यवसाय के मुख्य स्थान को भारत में होना चाहिए और यह कंपनी भी भारतीय नागरिकों के प्रभावी स्वामित्व और नियंत्रण में होनी चाहिए। सिविल क्षेत्र में ड्रोन का संचालन किए जाने के साथ ही सैन्य क्षेत्र में ड्रोन का परिवहन किए जाने के लिए और इसके संदर्भ में विनियमन किए जाने के भी प्रयास किए गए हैं, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ आदि द्वारा कार्य किया गया है। हाल के समय में जिस प्रकार से ड्रोन के संदर्भ में सैन्यीकरण का प्रश्न महत्वपूर्ण हो चला है, उसी के अनुपात में डीआरडीओ आदि के द्वारा भी ड्रोन विरोधी तकनीकों का प्रयोग किया जाता रहा है, इसका विकास किया जाता रहा है, जिसके माध्यम से कम दूरी वाले ड्रोन से होने वाले हमलों को निरस्त किए जाने की क्षमता अर्जित की गई है। इसके अलावा नौसेना के द्वारा अभी हाल में ही स्मैश 2000 राइफलों का अधिग्रहण किया गया है, जिससे ड्रोन से होने वाले खतरों का बेहतर तरीके से सामना किया जा सकता है। इस प्रकार से जिस तरीके से जम्मू के क्षेत्र में वायुसेना के स्टेशन पर हमले के माध्यम से ड्रोन का प्रश्न महत्वपूर्ण हो चला है, उसको निवारित किए जाने के संदर्भ में प्रभाविता के आधार पर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 और 3 में आईआर और आंतरिक सुरक्षा से है। यह मुख्य रूप से संबंधित है पाकिस्तान के एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बने रहने से। हमने 26 जून 2021 के डीएनए में भी इससे संबंधित परिचर्चा की थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान को एफएटीएफ द्वारा फिर से ग्रे लिस्ट में ही शामिल रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा उसको सौंपे गए एक्शन प्लान में से उसके द्वारा 27 में से 26 बिंदुओं पर ही कार्य किया गया है। एफएटीएफ का कहना है कि पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में एक्शन प्लान के संदर्भ में काफी कार्य किया है, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण एक्शन पॉइंट पर कार्य नहीं किया, जिसके तहत उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित किए गए आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जानी थी। इसके तहत पाकिस्तान द्वारा लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा और तालिबान से जुड़े हुए सभी आतंकवादियों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की दिशा में कार्य किए जाने पर बल दिया गया है, तभी उसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाए। इस पूरे संदर्भ में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान को 6 अन्य कार्रवाई बिंदुओं को भी दिया गया है, जिसके माध्यम से उससे आशा की गई है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और आतंकी वित्तीयन से जुड़े व्यापार पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कार्य करेगा और यह उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान जब तक इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तब तक वह ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाएगा। हालांकि पाकिस्तान द्वारा इसका विरोध भी किया गया है और वह इसके लिए भारत को ही दोषी ठहरा रहा है, क्योंकि उसका यह कहना है कि भारत एफएटीएफ का राजनीतिकरण कर रहा है। हालांकि अनेक विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में इसलिए भी रखा गया है क्योंकि अमेरिका यह चाहता है कि अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान उसका समर्थन करे और पाकिस्तान पर दबाव डालने की एक प्रकार की रणनीति है। यदि हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत इस पूरे मामले के संदर्भ में आशा कर रहा है कि इससे सीमा पार आतंकवाद में कमी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों पर किसी न किसी रूप में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि भारत का यह भी कहना है कि भारत पर हुए विविध प्रकार के आतंकी हमलों, जैसे कि मुंबई आतंकी हमले, संसद हमले, पठानकोट और पुलवामा हमलों के संदर्भ में भी कार्रवाई की जानी चाहिए और इसके संदर्भ में पाकिस्तान द्वारा
आतंकियों पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि आने वाले समय में भारत का भी FATF के द्वारा मूल्यांकन होना है, जिसके संदर्भ में भारत को भी कार्रवाई करनी होगी। यदि हम बात करें FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो यह G7 देशों के द्वारा 1989 में गठित एक ऐसा अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को विकसित करना और उसको बढ़ावा देना है। FATF का सचिवालय पेरिस में है, जो OECD के मुख्यालय में ही स्थित है। जब हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, तो इसके संदर्भ में FATF के 3 प्राथमिक कार्य हैं, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो इसके रोधी उपाय हैं उनको लागू किए जाने के संदर्भ में वह सदस्यों की प्रगति की निगरानी करती है। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो विविध प्रकार की प्रवृत्तियां, तकनीक और प्रति उपाय उभर के आ रहे हैं उसकी भी वह समय समय पर समीक्षा और रिपोर्टिंग करती है। साथ ही साथ विश्व स्तर पर FATF मनी लॉन्ड्रिंग रोधी मानकों को अपनाने और लागू करने को भी बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। FATF द्वारा 2001 में तब महत्वपूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया जब उसने अक्टूबर 2001 में आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के संदर्भ में अपने मिशन का विस्तार कर लिया। इस रूप में FATF एक महत्वपूर्ण नीति निर्माण निकाय के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रीय कानूनों में भी धन शोधन के प्रतिरोध और आतंक वित्तीय निवारण के संदर्भ में कार्य करता है। यानी इस रूप में इसे एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यानी आतंक वित्तीय निवारण की एक महत्वपूर्ण संस्था माना जा सकता है। 2019 तक FATF में कुल मिलाकर 39 पूर्ण सदस्य थे, जिसमें 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल थे। इसके अलावा 2020 तक FATF में 9 इससे संबद्ध FATF शैली के क्षेत्रीय सदस्य भी हैं, जो समान उद्देश्यों के लिए ही कार्य करते हैं। इसके अलावा FATF द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संगठनों के सहयोग से भी कार्य किया जाता है और इस रूप में पूरी दुनिया में कार्य किए जाने के संदर्भ में यह काफी महत्वपूर्ण संस्था है। FATF सदस्यों पर कई प्रकार के दायित्वों को भी डालता है, जिसके तहत वह सदस्यों से यह आशा करता है कि वह प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से प्राप्त हुए निर्णयों को लागू करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में इससे संबंधित कृत्यों को अपराध बनाएंगे और इस तरीके के अपराधियों की आय को भी वह जब्त करने में सक्षम कानूनों को बनाएंगे। साथ ही साथ वित्तीय संस्थान और गैर वित्तीय व्यवसाय और व्यवसायों के ग्राहकों के पहचान को सत्यापित किए जाने के लिए, उससे संबंधित रिकॉर्डों को रखने के लिए और उनसे होने वाले संदिग्ध प्रकार के लेन देन की रिपोर्टिंग को समय समय पर किए जाने के संदर्भ में भी वह देशों से आशा करता है कि वह इसके संदर्भ में कार्य करेंगे। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित लेन देन की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए वह एक वित्तीय खुफिया एजेंसी की भी स्थापना की बात करता है और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और मुकदमा चलाने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग को बढ़ावा देता है। हमें यह भी समझना होगा कि यदि FATF द्वारा लागू किए गए मानकों का कोई पालन नहीं करता है तो इस प्रकार के गैर अनुपालन का प्रभाव 2 प्रकार की लिस्टों के रूप में देखा जाता है, जिसके तहत FATF किसी देश को ब्लैक लिस्ट कर सकता है और FATF किसी देश को ग्रे लिस्ट में भी शामिल कर सकता है। सन 2000 से ही FATF द्वारा इन 2 लिस्टों को बनाकर रखा जा रहा है, जिसमें FATF ब्लैक लिस्ट को औपचारिक रूप से कॉल फॉर एक्शन या गैर सहयोगी देश या क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और ग्रे लिस्ट को औपचारिक रूप से अन्य निगरानी क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है। जब हम बात करते हैं काली सूची की, ब्लैक लिस्ट की, तो यह ऐसी सूची को दर्शाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के संदर्भ में सहयोग ना करने वाले देश या क्षेत्र होते हैं और इसमें ईरान, उत्तर कोरिया आदि को शामिल किया गया है। इन देशों के बारे में माना जाता है कि ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं और इसके संदर्भ में FATF द्वारा समय समय पर संशोधन भी किया जाता है। यदि हम बात करें ग्रे लिस्ट की, तो जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है और इस प्रकार का समावेशन देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि आगे चलकर उनको काली सूची में भी डाला जा सकता है। यदि हम बात करें FATF और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जून 2018 से ही FATF की सूची में है और उसे सितंबर 2019 तक FATF एक्शन प्लान को पूरी तरीके से लागू
लागू करने के लिए कहा गया था। इससे पहले वह 2012 से 2015 तक भी इसी श्रेणी में था। और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने का एक बहुत बड़ा कारक यह भी है कि उसने जो आतंकवाद विरोधी कानून बनाए हैं उसके संदर्भ में एफएटीएफ का मानना है कि वह एफएटीएफ मानकों के अनुरूप नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी समय समय पर, जैसे कि नवीनतम प्रस्ताव 2462 के तहत आतंकवादी वित्त पोषण को आपराधिक बनाए जाने के संदर्भ में जोर दिया गया है, उसके अनुरूप पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अतीत में जो भी कार्रवाई की है, चाहे वे मसूद अजहर या हाफिज सईद आदि के संदर्भ में की गई हो, वह भी काफी प्रभावी नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान द्वारा इससे पहले लश्कर, जैश या जमात उद दावा के कैडरों और उनसे संबंधित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारियां की गईं, लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी की गई थी वह मात्र शांति भंग के आधार पर की गई थी, देश के लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम के आधार पर की गई थी। उनके खिलाफ की गई कार्रवाई आतंकवादी विरोधी अधिनियम 1997 के तहत नहीं की गई थी। और एफएटीएफ का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों के धन को फ्रीज करने के लिए, उन्हें हथियारों के उपयोग से इनकार करने के लिए और उन पर यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने के संदर्भ में प्रभावी कार्रवाई पाकिस्तान को करनी होगी। यदि एफएटीएफ द्वारा कोई देश ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तो उसके काफी गंभीर परिणाम होते हैं, जिसके तहत आईएमएफ, विश्व बैंक आदि से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ अन्य देशों से ऋण प्राप्त करने में उसको समस्या हो सकती है, उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आ सकती है, उसका अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार की जा सकता है और इस रूप में उस देश विशेष में पूंजी प्रवाह में काफी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान भी इसी प्रकार की समस्याओं को देख रहा है और पाकिस्तान के लिए अब यह काफी महत्वपूर्ण हो चला है कि वह ग्रे लिस्ट से हटने के लिए कार्यवाही करे, अन्यथा उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जा सकता है, जो उसके लिए और भी ज्यादा गंभीर परिणामों को सामने ला सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से भी जोड़कर देख सकते हैं। यह महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है एलजीबीटी समुदाय को न्याय से। एलजीबीटी के तहत समलिंगी विवाह के प्रश्न पर हमने 19 जून 2021 के डीएनए में भी चर्चा की थी, जिसे आप देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं एलजीबीटी समुदाय की, तो इसके तहत लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया जाता है, जिसे एलजीबीटीक्यू समुदाय या फिर समलैंगिक समुदाय के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर आदि शामिल होते हैं। और ये पूरा एक शिथिल परिभाषित समूह है जो एक सामान्य संस्कृति और सामाजिक आंदोलनों द्वारा एकजुट है। पूरी दुनिया में जून के महीने को एक प्राइड मंथ के रूप में माना जाता है, जिसके तहत समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडरों से संबंधित विविध प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं और ऐसे समुदायों से संबंधित इतिहास, संस्कृति और योगदान को याद किया जाता है। इसके माध्यम से एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों को लेकर विश्व भर में जागरूकता के लिए भी कार्य किया जाता है। हाल के वर्षों में इसको लेकर काफी जागरूकता भी बढ़ी है और गूगल के द्वारा भी इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व डॉक्टर फ्रैंक कामेन्यो को लेकर एक गूगल डूडल बनाया गया, जिनके द्वारा 1970 के दशक में अमेरिका में विद्यमान रहे इस मिथक को भंग किया गया था कि समलैंगिकता एक मानसिक बीमारी है। वर्तमान में देशों के द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि यह सामान्य प्रकार का एक प्राकृतिक यौन अभिविन्यास है, जिसमें स्त्री और पुरुष को लेकर महिलाओं और पुरुषों का दृष्टिकोण है वह प्राकृतिक रूप से ऐसा हो सकता है। यदि हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में भी संविधान के द्वारा सभी को स्वतंत्रता, न्याय और समता की भावना के अनुरूप कार्य किया गया है। हालांकि हमें यह याद रखना होगा कि भारत में एलजीबीटी समुदाय के संदर्भ में जो अधिकार प्राप्त किए गए हैं वह अधिकांश न्यायपालिका के माध्यम से ही प्राप्त हुए हैं। इसके संदर्भ में समलैंगिकता से संबंधित कुछ निर्णय काफी ऐतिहासिक हैं, जिसमें 2009 का नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार निर्णय काफी महत्वपूर्ण था, जिसके माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय ने वयस्कों के बीच सहमति से बनने वाले समलैंगिक संबंधों को अवैध बनाने वाली धारा
377 को रद्द कर दिया था। हालांकि इस पूरे मामले में एक बदलाव 2013 में आया, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरेश कुमार कौशल वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2009 के फैसले को पलट दिया गया और इसके माध्यम से जो समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, उसको फिर से एक बार अपराध घोषित कर दिया। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का यह तर्क था कि 150 सालों से धारा 377 आईपीसी में विद्यमान है, इसके बावजूद 200 से भी कम लोगों पर इसके संदर्भ में मुकदमा चलाया गया है और इस रूप में जो समलैंगिक देश में विद्यमान है वह काफी कम संख्या में विद्यमान है। इसलिए यौन अल्पसंख्यकों की दुर्दशा को कानून की संवैधानिकता तय करने के एक तर्क के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और यह विधायिका का कर्तव्य है कि वह आईपीसी की धारा 377 को हटाने की वांछनीयता पर फैसला करे। इस पूरे मामले के संदर्भ में 2017 का के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह घोषणा की गई कि किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्ता यानी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने शरीर के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार निजता के अधिकार का ही एक अभिन्न अंग है और इस शारीरिक स्वायत्ता में किसी व्यक्ति द्वारा यह निर्धारित करना भी शामिल है कि वह किस प्रकार का यौन अभिविन्यास रखता है। यौन अभिविन्यास के तहत किसी पुरुष अथवा महिला के द्वारा विपरीत लिंगी अथवा समलिंगी के प्रति आकर्षण को व्यक्त किया जा सकता है और न्यायपालिका के अनुसार यह एक प्रकार से व्यक्ति की निजता का ही भाग है। सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय के अनुसार 2018 का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसने एक बार फिर से समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो सुरेश कुमार कौशल मामले में अपनी स्थिति को व्यक्त किया था उसको खारिज कर दिया गया। इसके तहत इस बात को स्वीकार किया गया कि भले ही एलजीबीटी समुदाय वर्तमान में एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में विद्यमान है, लेकिन फिर भी उनके अधिकारों की रक्षा किए जाने के संदर्भ में बेहतर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि विविध प्रकार की न्यायिक उपलब्धियों के बावजूद आज भी समलैंगिक समुदाय को विविध प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि विश्व स्तर पर दुनिया के 29 देशों में समलिंगी विवाह को स्वीकृति प्रदान की गई है। जैसे कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में हॉजेस वाले मामले में समलिंगी विवाह को स्थापित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा 1996 में संविधान में संशोधन करके यौन अभिविन्यास के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकृत नहीं किया गया, किंतु भारत में इसके लिए अभी भी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत हमें अनुच्छेद 15 को संशोधित करना होगा, जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है और इसमें हमें यौन अभिविन्यास आदि को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी 2017 में बनाए गए एलन ट्यूरिंग कानून के माध्यम से ऐसे लोगों को क्षमा किए जाने पर बल दिया गया जिन्हें 2017 से पहले समलैंगिकता से संबंधित अपराधों में दोषी साबित किया गया था। हालांकि भारत में इसके संदर्भ में अभी भी काफी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत सबसे पहले तो सरकारों और एनजीओ आदि को समलैंगिकता से संबंधित विरोधी भावनाओं को जो समाज में विद्यमान है उनको हटाने के लिए जागरूकता को बढ़ाए जाने के लिए कार्य करना होगा और इसके तहत मुख्य रूप से स्कूलों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को जागरूक बनाए जाने के संदर्भ में कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। हमें समाज में विद्यमान लैंगिक विविधता को भी स्वीकार करना होगा और उसी के अनुसार कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों को बनाना होगा। जिस प्रकार से भारत द्वारा संविधान में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को रखा गया है, उसी प्रकार से लैंगिक अल्पसंख्यकों को भी भारत में रोजगार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत अधिकारों के संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री यानी इतिहास से है। यह केंद्रित है ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में माफी के प्रश्न से। हाल ही में अनेक राजनीतिक नेताओं द्वारा उनके देशों द्वारा पूर्व में की गई गलतियों के संदर्भ में माफी मांगी गई है, जैसे कि मई के महीने में जर्मनी के द्वारा 1904 से 1908 के बीच घटित हुए हेरेरो और नामा नरसंहार के संदर्भ में माफी मांगी गई और इसके संदर्भ में जो अत्याचार और नरसंहार हुआ था नामीबिया में, उसके संदर्भ में नामीबिया से माफी मांगी गई। हेरेरो और नामाका नरसंहार को 20वीं शताब्दी का पहला नरसंहार
नरसंहार माना जाता है और अनुमानों के अनुसार इस नरसंहार में 24,000 से 1 लाख हेरोज, 10,000 नामा और अज्ञात संख्या में सैन लोगों की मृत्यु हुई थी। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा भी 1994 के रवांडा नरसंहार के संदर्भ में माफी मांगी गई थी और कनाडा के प्रधानमंत्री भी 1914 के कामागाटा मारू जहाज घटना के संदर्भ में माफी मांग चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि देशों के द्वारा इस प्रकार से माफी मांगी जाती है तो उसके कई प्रकार के सकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं, जैसे कि इससे देशों के बीच संबंध सुधरते हैं, इससे घटना से प्रभावित लोगों को संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, जिससे लोगों के दुख भी कम होते हैं। महत्वपूर्ण रूप से देशों को इस बात की सीख प्राप्त होती है कि वह पहले घटी हुई घटनाओं का संज्ञान लें और भविष्य में इस प्रकार की घटना को दोबारा ना करें। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता इस रूप में भी देखी जा सकती है कि किस प्रकार से कई देशों में तानाशाही जैसी प्रवृत्तियां उभर रही हैं और ऐसे नेता भी उभरते देखे गए हैं जिनके द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर तक जाना संभव है। तो ऐसे नेताओं द्वारा इस प्रकार का कार्य ना किया जा सके, इसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है प्रधानमंत्री की कश्मीर के नेताओं से बैठक। हमने 25 जून 2021 के डीएनए में भी इसके संदर्भ में काफी विस्तार से चर्चा की थी, जिसे आप देख सकते हैं। 24 जून को प्रधानमंत्री के द्वारा कश्मीर के प्रमुख दलों के नेताओं से बैठक की गई और इसके माध्यम से कश्मीर के मसले पर सकारात्मकता और विकास के मुद्दे पर बातचीत की गई थी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन लाया गया था, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया और उससे लद्दाख को पृथक कर दिया गया था। इसके माध्यम से केंद्र सरकार यह आशा कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को उन्मूलित कर दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर में विकास की पहल को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। हालांकि कई आलोचकों का कहना है कि उपरोक्त दोनों ही उद्देश्य अभी पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को लंबे समय तक सैन्य बल के नियंत्रण में रखा गया है और 2020-21 में तो कोरोना के चलते आम कश्मीरियों के जीवन के संकट काफी बढ़ गए हैं। हालांकि हाल में जो प्रधानमंत्री की बैठक हुई वह जम्मू कश्मीर के फिर से राज्य बनाने की दिशा में एक सकारात्मकता के रूप में देखी जा रही है, जिससे इसके संदर्भ में और भी बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। हमें इस पूरे मामले के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय महत्व को भी समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विरोध किया गया और मामले को अंतरराष्ट्रीयकृत करने का प्रयास किया गया। यदि भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बना दिया जाता है तो इस आधार पर पाकिस्तान से वार्ता प्रक्रिया को भी सकारात्मक आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के प्रश्न को अफगानिस्तान की समस्या के साथ भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि 11 सितंबर 2021 को अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान को पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद कई लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के द्वारा सत्ता पर वर्चस्व हासिल न कर लिया जाए। हमें यह भी याद रखना होगा कि किस प्रकार से तालिबान का पाकिस्तान के साथ संबंध है और इससे पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर प्रभाव बढ़ सकता है। यदि भारत को इसके संदर्भ में कार्यवाही करनी है, न केवल पाकिस्तान से बातचीत के आधार पर अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में प्रयास करना होगा, साथ ही साथ अमेरिका के साथ मिलकर भी बहुपक्षीयता के आधार पर इसमें कार्यवाही किया जाना है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की बैठक के काफी निहितार्थ हैं, जिसे समझते हुए ही हमें आगे कार्यवाही तय किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, जब आतंकवाद और असम्मित हाइब्रिड युद्ध की बात आती है तो ड्रोन एक विशिष्ट रूप से चुनौतीपूर्ण सुरक्षा खतरा पेश करते हैं। कथन की जांच करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान एफएटीएफ में समस्याओं में चला गया है। हाल के परिणामों और निहितार्थों के साथ पृष्ठभूमि पर चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की भूमिका में आप असम्मित हाइब्रिड युद्ध का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप ड्रोन द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों की चर्चा करेंगे। फिर आप हथियारबंद ड्रोन और आतंकी हमलों का भी वर्णन करेंगे और इसके संदर्भ में विनियामक और निवारण उपायों की चर्चा करेंगे। निष्कर्ष में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप एफएटीएफ का सामान्य परिचय देंगे और मुख्य भाग में आप एफएटीएफ द्वारा पाकिस्तान पर की गई हालिया कार्यवाही को वर्णित करेंगे।
फिर आप पाकिस्तान पर इसके निहितार्थों को स्पष्ट करेंगे और भारत की स्थिति को भी बताएंगे। फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।